और हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। आज कल की तारीख में हमारी 681 लैब्स अप्रूव थी, फंक्शनल थी, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में 476 लैब्स काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में 205 लैब्स काम कर रही हैं। और हमारी जो टेस्टिंग एंड ऑफ मार्च में जो हमारी 20 to 25,000 सैम्पल्स पर डे थी, आज हम लोग का जो टेस्टिंग नंबर है वो 1,20,000 ऑन एन एवरेज वी आर टेस्टिंग एवरी डे। और टेस्टिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए हम लोगों ने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। ट्रूनैट का जो प्लेटफॉर्म है, जो टीबी टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल लैब्स में भी यूज़ होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी यूज़ होता है, हम लोगों ने उसके स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले वैलिडेट किया और उसको शुरू किया, और उसके बाद अब हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट को भी वैलिडेट किया है। तो ट्रूनैट अपने आप में एक कन्फर्मेटरी प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में कोविड टेस्टिंग के लिए। एंड सिंस इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी है, इसलिए टेस्टिंग की जो आउटरीच है वो बढ़ गई है। और इस प्लेटफॉर्म का ये भी एडवांटेज है कि इसमें जो स्पेशलाइज्ड बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उसका बफर ऐसा होता है कि उसमें वायरस मर जाता है, तो उसकी हैंडलिंग कंसर्न्स बहुत कम है। फिर जीन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म को भी हम लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इसकी भी अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इससे भी टेस्टिंग की आउटरीच बढ़ती है। और ट्रूनैट की बहुत सारी नई मशीन्स ऑर्डर हुई हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे इंडिजिनस आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मैन्युफैक्चरर्स, वीटीएम मैन्युफैक्चरर्स, सबकी बहुत हैंड होल्डिंग करी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की हेल्प से। और आज की तारीख में हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, इंडियन आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं। 11 से 12 इंडियन वेंडर्स हैं जिनकी आरटीपीसीआर किट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। तो हमने जो शुरू में ग्लोबल क्राइसिस का फेस हम लोगों ने फेस किया था, जब कोई भी टेस्टिंग किट्स हमें नहीं मिल रही थी आसानी से, आज वी आर इन अ मच मोर कंफर्टेबल स्टेज बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर सामने आए हैं, हैंड होल्ड करा है उनको, और अब हमारी सिचुएशन बहुत ईज आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग,
या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फैटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहां पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3%, इस अधिक अनुपात में भी फैटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिटरेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें ये फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फैटेलिटी को अगर हम केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है। इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ऐसे भी देश है जहां पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लाख केसेस पर लाख पॉपुलेशन केस फैटेलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई है उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को
कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो जरूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। जरूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करें, कैसे हम इंडोर हॉबीज डेवलप करें, और कैसे हम अगर घर पर भी रहें तो हम अपने नियर डियर्स के को सोशल मीडिया और थ्रू टेक्नोलॉजी हम उनसे कैसे आसपास रहें। आज जरूरी है कि जब एक स्थाई पर जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो दूसरे स्थाई पर जो घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं वह भी किसी न किसी तरह से रिस्क का पात्र हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह जरूरी हर तरह से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, उस पर ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से समय समय पर साफ करते रहें, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जरूरत हो तो कोई भी ऐसा कोई अगर जरूरत हो तो उनको एक तो अवॉइड करें कि कैसे अपने फेस को रेगुलरली वो टच करने का जो एक हमारा एक रूटीन हैबिट होती है उसको कैसे चेंज करें। साथ ही हम जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट को अवॉइड करें, और अपने घर के जो एल्डरली हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। आज जरूरी है कि हम फिजिकल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, जबकि हम लॉकडाउन से अनलॉक 1 की स्थिति में हैं, तो हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हम या हमारी फैमिली के मेंबर्स को किसी भी तरह का एक रिस्क हो। साथ ही हमारे जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, अगर उन्हें कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, चाहे वह फीवर हो, चाहे वह कफ हो या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, तो एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हम अवेयर रहें, और अवेयरनेस का एक पार्ट है कि बिना पैनिक हुए किसी भी तरीके से समझें कि आज भी हम अपने केसेस देखें तो बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट फोकस हमारे यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो लोग भी काफी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ रिकवर हो रहे हैं। तो पैनिक करने की जरूरत ना करते हुए वो तुरंत मेडिकल सपोर्ट के लिए उसके लिए प्रयत्न करें। जिसके लिए जरूरत हो तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन को गाइडेंस के लिए बात करें, डॉक्टर को दिखाएं, और जैसे कि डॉक्टर्स का एडवाइस हो, चाहे वह होम आइसोलेशन हो इन केस की अगर कोई माइल्ड सिम्टम हो, या वो होम क्वारंटाइन हो इन केस की सैंपलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से सैंपल करने के बाद अगर नेगेटिव पाया जाए, या अगर जरूरत हो पॉजिटिव हो तो वह अवसर के अनुसार अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराकर भी अपना इलाज के ऊपर ध्यान दें। आज जरूरी है कि देश के 135 करोड़ लोग मिलकर इस लड़ाई को, जैसे अब तक हम पिछले 4 महीने से लड़ते आ रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ, उसी मोमेंटम और उसी विगर से कंटिन्यूड इस लड़ाई में हम लगे रहें। जरूरत है कि हम इंडिया विल विन इस अप्रोच से काम करें और एक प्लेज लें और सोशल मीडिया में भी हाईलाइट करें कि यस, while we are taking this battle together, while we are working together, हम में से कोई भी अकेला नहीं है। हम लोग आज फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन हम फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी मिलकर काम करेंगे और इस बीमारी से अपने आप को बचाएंगे। इसके साथ ही मैं फिर से एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि अब तक भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि कोरोना की लड़ाई में ये जो देश की लड़ाई है, ये हर नागरिक की लड़ाई है। हर नागरिक के द्वारा, हर नागरिक के किए हुए सपोर्ट से ही हमें इसमें जीतना है। और उसी के कारण अगर हम देखें तो उसी नागरिक के प्रयासों के कारण ही आज हम कोरोना से होने वाले अपने नुकसान से काफी हद तक अपने आप को बचाने में काफी कुछ कामयाब भी रहे हैं। आज जरूरी है कि कोरोना को हर तरह से हमें पराजित करना है, हर तरह से हराना है। इसके लिए 3 रिक्वेस्ट मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि जरूरी है कि हम जागरूक रहें, हर नागरिक जागरूक रहे। जरूरी है कि हम अपने प्रिवेंटिव एफर्ट्स पर काम करें, हमारे निवारक प्रयास चलते रहें, निरंतर हम उस पर कार्य करते रहें। और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, टाइमली ट्रीटमेंट, अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है कि हमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत है तो समय पर एडवाइस लें और अपना इलाज कराएं। इसके साथ ही अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तक हमारे पूरे एफर्ट्स अगर आप देखें तो वह कंटिन्यू जो पूरे एफर्ट्स रहे हैं हमारे शुरू से ही सर्वाइवल के लिए रहे हैं। पहले वह हमारी लड़ाई थी कि वायरस से हम कैसे सर्वाइव करें, अब हम उस सर्वाइवल को और फर्दर एक्सटेंड करते हुए अनलॉक की स्थिति में कि हम कैसे वायरस के साथ रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करें, कैसे अपने लाइवलीहुड और उन ऑप्शंस पर भी काम करें। तो इसके लिए
जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, जिसको हमने हर तरह से पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, चाहे वह हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना हो, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ओरिएंटेशन करना हो, और साथ ही हमारे इस ओरिएंटेशन के द्वारा कम्युनिटी को ओरिएंट करना हो, कम्युनिटी के सपोर्ट से हमें कैसे आगे बढ़ना हो, और किस तरह से हमने सर्वेलेंस पर काम किया है, उसी एफर्ट्स को हम करते रहें। और उसी एफर्ट्स को करते हुए अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम जो प्रिकॉशन लेनी हो उसको कंटिन्यू उसी विगर और उसी मोमेंटम के साथ लेते रहें। मैं इस अपील को एक वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना। सुधीरिए। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। 34। लव अग्रवाल सर, मैं कुमार कुंदन। कल जो है डीडीएमए ने एक लेटर लिखा दिल्ली के सब लोगों को कि हॉस्पिटल के अलावा जो हमारे स्टेडियम्स हैं, बैंक्वेट्स हॉल्स हैं, इसमें भी बेड की व्यवस्था की जो है संभावनाएं तलाशी। तो क्या हम इसको मान के चलें कि आंकड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब अस्पतालों से निकलकर जो दूसरे व्यवस्था है उसकी तरफ भी हम लोग आगे देख रहे हैं, और इसको पीक से जोड़ा जाए? और एक और इससे ही जुड़ता सवाल कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर वगैरह सील कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि इससे जो है दूसरे जगह के जो लोग हैं जो दिल्ली इलाज वगैरह के लिए आते थे उनको थोड़ी परेशानी होगी, असुविधा होगी? सर, जैसे आपने बताया कि हम हर स्टेट से कंटिन्यूड बेसिस पर एक ही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि आप अपने यहाँ केसेस की ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करें, केसेस के सर्वेलेंस पर फोकस करें, कांटेक्ट ट्रेसिंग करते रहें और उसके साथ ही जो भी पॉजिटिव केसेस आए उनको आइडेंटिफाई करने का ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करें। उसी के पार्ट में अगर आप देखें कि जैसे जैसे किसी भी वायरस का स्प्रेड कम्युनिटी में पहुंचता है तो उसके साथ से जब केसेस बढ़ते हैं तो उसी के तहत ही हर स्टेट को अपना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना है। तो इट इज लेफ्ट टू द स्टेट कि वो अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को केसेस की ट्रेजेक्टरी को समझते हुए, अगर वो जरूरत समझते हैं कि उन्हें कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है तो उनको डेफिनेटली बनाना चाहिए। 11। सर, इसके लिए अगर आप देखें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो हमने गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, उसमें हर स्टेट को फ्रीडम दिया है कि वाइल देयर आर नॉर्मेटिव गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर स्टेट अपने लेवल पर एनालाइज करके अगर उन्हें कोई एडिक्वेट एडिशनल एक्शंस लेने हैं तो वह ले सकते हैं। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रेमडेसिविर को ड्रग कंट्रोलर जनरल का अप्रूवल दे दिया गया है सीवियर कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या इसमें ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्या रेमडेसिविर को अप्रूव किया गया है और उसके लिए पहले क्या ट्रायल किए गए हमारे यहाँ पे? सर, अगर आप देखें कि जो कि ईमेल जिसका रेफरेंस मीडिया में भी आया है उसमें ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि उसको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी गई है और इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन के प्रोसेसेस होते हैं, उसके तहत ही बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस वह इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी जाती है। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, रेमडेसिविर हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज व्हाइल इंडिया इज पार्ट ऑफ सॉलिडारिटी ट्रायल, व्हाट एविडेंस वर प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नमेंट to grant an authorization for the drug and in what dose will it be given? Banjot Kaur from Down to Earth। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई है, उसके साथ ही
क्योंकि वह डिटेल्स अभी इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रोटोकॉल, इन टर्म्स ऑफ व्हाट डोजेज इसको दिया जाना चाहिए, वह मेरे पास अवेलेबल नहीं, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए जब भी कोई इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी जाती है तो जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं वह पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पर ये परमिशन दी जाती है। 116 लव जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से लगातार 3-4 दिन से मामले 8,000 से ज्यादा आ रहे हैं पर डे और 2 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग, क्या बेड की फैसिलिटी इतनी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जून के लास्ट तक ये 8 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास देश भर में इतना अरेंजमेंट है बेड्स का? कई जगह ये भी तस्वीरें आई हैं कि वहीं बिस्तर पर बॉडी पड़ी हुई है, वहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या बेड की कमी पड़ रही है? सर, अगर आप देखें डे 1 से पूरा एफर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर रहा है कि हम हर स्टेट को एडवाइस करें कि किस टाइप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्लान करना चाहिए ताकि किसी भी टाइप की कमी ना हो। इस पर्टिकुलर डिजीज में मुख्यतः ये पाया गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी होती है और बहुत रिलेटिवली कम नंबर ऑफ पेशेंट को ही वेंटिलेटर या आईसीयू सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसी के साथ ही हम लोगों ने स्टेट्स को एडवाइस किया है कि आप ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर फोकस करें, ऑक्सीजन सैचुरेशन एनालिसिस पर फोकस करें और टाइमली आइडेंटिफिकेशन करते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करें। और हर स्टेट को ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्शन टूल भी दिया है कि अगर आपका ये रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा है तो आपको आने वाले टाइम में कितने पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये गाइडेंस हर स्टेट को दी गई है और उसके साथ ही हर स्टेट उसके बेसिस पर प्लान भी कर रहा है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जब पर्टिकुलर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो एक वायरस का जो एक प्रोसेस होता है, एंट्री प्रोसेस, वायरस कम्स थ्रू पोर्ट ऑफ एंट्री। पहले वह देश में कहीं बाहर से एंटर करता है, चाहे वो एयरपोर्ट से आए चाहे सी पोर्ट से आए, जब भी कोई नई डिजीज होगी इस टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद इट अगेन गोज एंड अगेन यू एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि वह फिर वहां से जाकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट करेगा, एक पर्सन दूसरे को इफेक्ट करता है, जिसको हम लोकलाइज ट्रांसमिशन के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो ये वायरस का नॉर्मल प्रोसेस है और धीरे धीरे केसेस इन्फेक्शियस डिजीज में एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ते हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं तो देश का फोकस, प्राइमरी फोकस शिफ्ट ऑन केस मैनेजमेंट। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो हमारा इफेक्टिव फोकस रहा है, जबकि वर्ल्ड में केस फैटेलिटीज वेरी हाई, vis-a-vis दैट इंडिया हैज बीन एबल टू मैनेज इट्स केस फैटेलिटी टू एज लो एज 2.82%। 152 सर, मेरा सवाल आपसे यानी हेल्थ मिनिस्ट्री से है, मजरून बोल रहा हूँ मैं न्यूज़ नेशन से, कि लगातार आपने बताया है डे 1 से कि जो मॉर्बिडिटी है वो मेन कॉज है फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन डिफरेंट फेजेस हमने शराब से लेके मॉल तक खोल दिया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडी नहीं खोली, जहां पर डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज जरूरी है और उसका भी एक बर्डन समूचे देश को झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि एम्स की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, आरएमएल की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, जी बंद की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, इमरजेंसी सेवाएं से चल रही है। आईसीएमआर से मेरा सवाल है कि पिछले दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कम्युनिटी ट्रांसफर के लेवल पर हम गए हैं या नहीं, इसको लेकर कई टेस्ट चल रहे हैं और उस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो क्या बता पाएंगे कि देश के किन किन हिस्सों में हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है और पिक कब तक जाएगा? सर, ऑलरेडी रेगुलर हेल्थ फैसिलिटीज हमारी चलती रहनी चाहिए, इसके लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस विषय में रेगुलर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा जो मेजर एफर्ट है, जो हमें समझना चाहिए कि इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, तो पर्टिकुलर ट्राइजिंग पेशेंट की कैसे हो, पर्टिकुलरली वह पेशेंट जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जाए ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले, उस पर एक तरफ हमारा जोर है, दूसरी तरफ उसके अलावा बाकी सारे हॉस्पिटल्स में बाकी रेगुलर प्रोसेस चलते रहें, उस पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हम जारी कर चुके हैं। साथ ही जो हमारी रेगुलर और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि हमारी किडनी रीनल डिजीज रिलेटेड सर्विसेज, कैंसर, टीबी ट्रीटमेंट, उन सबको उसी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन फील्ड में दी जा चुकी हैं। नंबर 9 एक चीज होती है ना कि अब ये इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्ड ना यूज करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटेंट है स्प्रेड की, कितना फैला है और देशों के कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड।
तो उसके लिए ICMR एक सीरो सर्वे कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 34,000 इंडिविजुअल्स टेस्ट हो रहे हैं और वो स्टडी अभी चल रही है. बाय द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे. अभी मैं इतना ही बोल सकती हूँ. पार्डन? क्या हुआ? यू आर वेटिंग फॉर पीक. अभी हम कोई पीक से हम बहुत दूर हैं. हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स रहे हैं इस डिजीज को कर्टेल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और कंट्रीज के कंपैरिजन में हम अब भी बहुत बेटर पोजीशनड हैं. आपको अभी डेटा दिख जाएगा एक हफ्ते के अंदर. यस मैम. डॉक्टर निवेदिता Neha from CNN, I want to ask you, is there some amount of underreporting of deaths in the country because of COVID-19? Because many states are not testing bodies. Like if a patient arrives, if the patient has died already before receiving the treatment or before the test being done, many states are not testing the body of the patient to check if the death is because of COVID-19. It's a difficult question, but the thing is, none of us thinks that there is gross underreporting of deaths. If you look at the figures, India has been very good in terms of reduction in the mortality. If you compare with other nations, we have been good in that aspect. As far as आप बात कर रहे हो कि dead bodies की testing नहीं होती है, there is always a term which is known as causality assessment. कि कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और उसकी डेथ होती है तो एवरी डेथ कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कोविड. सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ. द पेशेंट मे बी कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव बट डेथ के फैक्टर्स और भी हो सकते हैं. इट इज नॉट फेयर टू एट्रीब्यूट एवरी डेथ टू कोविड. So what I understand and I know also many of the states are doing a causality assessment and attributing the cause of death to COVID or non-COVID related causes. Ma'am, let me reassure you once again, there is no underreporting. The reason is it is important for us to identify if there is a death because of COVID. We need to understand because we need to tackle that dead body with a different protocol. So it is equally important for us. The point which Dr. Nivedita ji has mentioned, it is at times that you have to do a causality analysis to understand whether it could be related with COVID or not related with COVID. So that accordingly, based on that, different protocols can be followed. And it is very important for us to understand and get to know all the deaths so that we can take care of them. Second issue I would like to highlight what Dr. Paul has highlighted here, that in terms of the number of deaths getting reported in the country, also even in different mortuaries, etc., there is no abnormal increase in number, it has rather even gone down. So let us feel reassured that country is in safe hands and continued efforts are done in the direction in terms of management of COVID per se. 17. सर नितिन डेडी न्यूज से कोमोर्बिडिटी जो पेशेंट हैं बहुत सारे हैं देश में. अगर डिजीज बर्डन हम जानते हैं कि अगर डायबिटीज ही 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके अलावा बहुत सारे जो फैक्टर्स इसमें उसके मरीज ज़्यादा हैं. तो ऐसे लोग जो 50+ हैं वो किस तरह से रहें, उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि बहुत से लोग देश में जानना चाहते हैं कि जब पूरा लॉकडाउन खुल गया है, ऐसे में दफ्तर भी जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, तो ये लोग क्या प्रिकॉशन ले ताकि इससे भी बचे और अपनी निजी जिंदगी को भी सुचारू चलाए. So I would really like to thank you for such an important question. When once we are in a situation when the country is getting opened up, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपसे रिक्वेस्ट किया है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस को प्रॉपरली मैनेज करें. चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो, किडनी डिजीजेज हो, तो उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन पर उनका क्लियर फोकस रहे, उसको डिटीरियोरेट ना होने दें, रिक्वायर्ड मेडिकल एडवाइस के थ्रू काम करें, अपनी दवाई समय पर लेते रहें. जब तक वह कोमॉर्बिड कंडीशन मैनेज रहती है, टू दैट एक्सटेंट उनके रिस्क फैक्टर कम रहते हैं. साथ ही कोमॉर्बिड पर्सन विद एल्डरली कंडीशन, जैसे कि हमारे जो लॉकडाउन या अनलॉक 1 के ऑर्डर में भी कहा गया है कि पर्टिकुलरली पीपल, एल्डरली पीपल विद कोमॉर्बिडिटी, साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जो कि 10 साल से कम है, वह बाहर जब तक जरूरी ना हो तब तक ना निकले. वी आर डीलिंग विद एन इन्फेक्शियस डिजीज, दे आर हाईली वल्नरेबल, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो लोग रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लें. जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन,
क्लीनिंग ऑफ सर्फेस विच आर फ्रीक्वेंटली टच्ड उनका वह ध्यान रखें और क्लोज कॉन्टैक्ट में जनरली लोगों से बचें। 114 सर, निशांत ANI से। सर, जो इंस्ट्रक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जैसा आप हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, अब अनलॉक 1 पे हम पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहां पर कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों के बीच में और राज्य और केंद्र के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कुछ राज्यों ने ये भी कहा है कि हमारे डेडिकेटेड कोविड बेड्स जो है वो कम है, अस्पताल कम है। इस बारे में सर आप थोड़ी जानकारी दें। सर, राज्यों के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में काइंडली कोई भी गैप नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करके वो गैप काइंडली क्रिएट ना करें। आप पिछले 4 महीने के एफर्ट देखें, इस देश में यूनिसन में नॉट ओनली यूनियन गवर्नमेंट, राज्य और हर सिटीजन ने मिलकर इस लड़ाई को साथ दिया है और उसी के कारणवश आप इस स्टेज में आज रिलेटिवली मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट की पोजीशन में है। जरूरी ये है कि जब हम आज अनलॉक 1 की सिचुएशन में है और उस विषय में जब हम काम कर रहे हैं तो ये प्रिकॉशन अनलॉक की स्थिति में हम कैसे इसको अपनी लाइफ में लाएं, उस पर हम फोकस करें। चाहे वह हमारे ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे हमारे ऑफिस की फंक्शनिंग से रिलेटेड हो, कैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर काम करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जैसे कि इससे पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ए न्यू नॉर्मल, हाउ डू वी लिव विद द वायरस इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस कि हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकें। उसके लिए डूज एंड डोंट्स हर नागरिक को पालन करने की जरूरत है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। 81 Madhav from Times Now. Mr. Agarwal, my question to you is that as we are approaching 2 lakh cases, what is the protocol? Is there any change in the protocol as far as contact tracing is concerned? Because I would imagine you would need a large number of people to actually carry that out at the state level. So has there been any change, A? And also cities like Bombay have been reporting that there has not been enough contact tracing. There have been different reports that have been coming around. And also as far as those people who test positive and who are asymptomatic, what is the protocol for contact tracing in such cases, whether it is offices or residential spaces? Could you just elaborate on that, please? So, sir, our primary focus still remains focusing on containment zone, identifying wherever cases have come, and with respect to what exercise through active case search we take up in those particular areas. And as and when additional cases do get found in some locations, to that extent the size of the containment zone need to increase, and active search to that extent further has to be strengthened. All after doing this active search, whatever cases which are there which needs to be tested as per the testing criteria, including asymptomatic high risk contacts, which is part of the testing criteria, they need to be tested, and any person who is found positive, they should be treated as per protocol. As we are already allowed, particularly with respect to very mild symptoms, if the home facility is sufficient enough, they can stay at home, or there are even hotels where they can go and they can stay there, which are also supposed to have the adequate medical facilities. Besides that, if there are people who are moderate or severe or critical, there are COVID dedicated health care centers, health centers and COVID dedicated hospital where both regular bed as well as oxygen support bed and critical care bed, if need be with ventilator, should be organized for those patients. Our focus primarily remains on surveillance, contact tracing, and wherever larger number of cases are there, our focus parallelly shifts also in terms of case fatality management, in terms of clinical management. Last question, 35. प्रधान प्रभाकर सारा टीवी से। सर, ये कोविड-19 डैशबोर्ड है, उसके ऊपर एक स्टेट रीअसाइन करके एक कॉलम बना हुआ है, उसमें 6,500 पेशेंट्स करीब हैं। ये कौन से पेशेंट्स हैं और उसमें फर्टिलिटी वगैरह कुछ दे नहीं रखा, मतलब फर्टिलिटी उसमें शो नहीं कर रखी, जबकि 10 दिन से ये लगातार इसमें केसेस आ रहे हैं। सर, इससे पहले भी एक बार आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है कि जब पॉजिटिव केसेस आते हैं तो वो लैब से आते हैं। उन केसेस में जब समटाइम जो लैब का रेफरल फॉर्म होता है, अगर वह ढंग से ना भरा गया हो, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर पेशेंट को लोकेट करके उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सरसाइज हम स्टेट के साथ मिलकर करते हैं। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये उससे रिलेटेड नंबर है। अब हम 1 लाख के करीब 1.25 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं।
तो हिस्टोरिकली कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो कॉन्टैक्ट नंबर ढंग से नहीं भरा हुआ है, या वह पर्टिकुलर पर्सन एक जगह पर अब उसने टेस्टिंग हुई हुआ है, ही हैज शिफ्टेड टू सम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, तो वो प्रोसेस कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं पर भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो ये मत मानिए कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को अटेंड नहीं किया जा रहा है। आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज that it is not about data management, it is about action on the field, and that is what every state primarily is focused on कि हम कैसे फील्ड पर हर केस को मैनेज करें। Thank you very much.